बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर राजेश कुमार अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत कर। जैसा कि केमिस्ट्री में आपको बहुत डर लगता है, अगर आप 11वीं क्लास में और केमिस्ट्री से डर रहे हैं तो आप इस चैनल पे आ जाइए, आपको केमिस्ट्री से सारा डर दूर हो जाएगा। अब इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपको पूरा मक्खन के जैसा आपको टॉपिक को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक डरने का क्या बात होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिक सबको नहीं आता है। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 11वीं क्लास का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री से डर लग रहा है, अब इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, केमिस्ट्री का सारा डर आपको दूर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेन निकालना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखाते जाएंगे बस उसको कॉपी कर लेना। और ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 11वीं क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे होता है? एटम से। एटम किसको बोलते हैं? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। यानी इट इज द टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम। अब सवाल है कि एटम के अंदर क्या है? जब एटम को ब्रोकन किया गया, एटम को ऑब्जर्वेशन किया गया माइक्रोस्कोप से, तब देखा गया कि एटम के अंदर भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल। और ऐसा ऐसा बहुत सा पार्टिकल्स होता है, 35 पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। देखिए, उस 35 पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। पढ़ना क्या है? देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस क्या है, प्रोटॉन का एड्रेस क्या है, न्यूट्रॉन का एड्रेस क्या है। हमको एड्रेस ढूंढना है कि एटम में ये कंफर्म हो गया कि देयर इज ए 3 फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पता करना है कि एड्रेस का है। वैसे किसी को आप चाहने लगे तो हम लोग सबसे पहले क्या क्यूरियोसिटी होता है कि एड्रेस का। वैसे देखिए, यहां है कि हम लोग केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल है कौन कौन? 3। देयर इज ए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन? इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो चार्जलेस। चार्जलेस मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, चाहे आप 11 दीजिए, 12 दीजिए, जेई दीजिए, नीट दीजिए, सीयूईटी दीजिए, कोई भी एग्जाम, ये बेसिक बात है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया? जे थॉमसन। कौन किया? जे थॉमसन। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या? कूलम। एब्सोल्यूट मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। रिलेटिव चार्ज कितना होगा? -1। रिलेटिव मास कितना है? 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां है? कहां मिलेगा? लाइव लोकेशन नहीं, सिर्फ लोकेशन का बात कर रहे हैं, वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर। तो वैसे देखिए, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टीन। पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन करके दिखाया था? रदरफोर्ड। वैसे देखिए, एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज एकदम सेम, बस अंतर है कि ये माइनस, ये प्लस। कितना? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। एब्सोल्यूट मास कितना है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। देखिए, रिलेटिव चार्ज कितना है? +1। वैसे रिलेटिव मास कितना है? अप्रॉक्स इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लगभग बराबर, कंप्लीट बराबर नहीं, लगभग बराबर। और इसका एड्रेस क्या है? न्यूक्लियस। कहां? न्यूक्लियस। देखिए, उसी तरह से न्यूट्रॉन हमको क्या है? इट इज ए चार्जलेस पार्टिकल, जिसका डिस्कवरी कौन किया था? जेम्स चैडविक। कैसे डिस्कवरी किया था? बम्बार्डेड करके। कैसे? बम्बार्डेड करके। देखिए, चार्ज, अगर ये चार्जलेस पार्टिकल है तो चार्ज कितना होगा? 0। वैसे व्हाट इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन? देखिए, बहुत से न्यूमेरिकल में एब्सोल्यूट मास का जरूरत पड़ेगा। 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। देखिए, वैसे समझिए, ये रिलेटिव चार्ज कितना लेना है? 0। रिलेटिव मास कितना लेना है? इक्वल टू हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1।
इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन का मास भी कितना लेते हैं, लगभग 1। ऐसे फ्रैक्शनल मास होगा 1.0079। वैसे प्रोटॉन का भी मास हम लोग कितना लेते हैं, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लगभग। लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हम कितना लेते हैं, हाइड्रोजन को 1837 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑलमोस्ट 0 आएगा। क्या आएगा, देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0, यानी जब जब हमको इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास पूछेगा तो 0 लिखना है। इसलिए याद होगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं -1 और 0 से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1, चार्ज भी 1 मास भी 1, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखिए मास 1 चार्ज 0। यही तीनों का रिप्रेजेंटेशन है, किसका किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एटम के बारे में और जानकारी क्या क्या हो सकता है। देखिए हर एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, चाहे आप इसको जनरल स्टडीज में हम लोग बोलते, सारा जनरल साइंस है। एटम कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। और किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम सेम, तभी वो न्यूट्रल्स है। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा वही कहलाता है एटॉमिक नंबर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो सिर्फ किसमें, न्यूट्रल एटम में। किसमें, न्यूट्रल एटम में, सब में नहीं। देखिए मास नंबर हम लोग किसके इक्वल देंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम का अगर पूछे मास नंबर कितना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। देखिए ये था एटम का मतलब हम लोग के एटम के बारे में जानकारी। उसी तरह से देखिए एटम को डिस्कवर नहीं किया गया, एटम को जो अरेंजमेंट एक्सप्लेन किया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑफ एटम। क्या, मॉडल ऑफ एटम। मॉडल का मतलब ये नहीं कि मॉडल का मतलब कैटरीना कैफ, नहीं। मॉडल का मतलब है प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन एटम। देखिए सबसे पहला मॉडल कौन दिया, थॉमसन। कौन, थॉमसन। और उसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, मतलब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, पूरे पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स कहां है, एम्बेडेड इन एटम एनीवेयर, कहीं भी इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ है ऐसे नेगेटिव पार्टिकल्स। सपोज करिए जिसको घेर करके रखता है, एम्बेडेड बाय द प्रोटॉन, ऐसे इसको घेरे हुए प्रोटॉन चारों तरफ से। बोला कैसे, जैसे सीड्स आर प्रेजेंट इन वाटरमेलॉन, जैसे वाटरमेलॉन में कौन रखा रहता है, सीड्स। या चेरी प्रेजेंट ऑन केक, केक में जैसे चेरी रहता है, केक के पार्टिकल्स के बीच में ड्रॉप ड्रॉप नहीं रहता है। ये पुडिंग, पुडिंग का मतलब होता है जिस कुकीज बोलते हैं आज के डेट में, उस कुकीज में देखे होंगे चोको चिप्स रहता है, कहीं भी आपको अवेलेबल। इसलिए इस मॉडल का नाम ही रख दिया गया क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए जब ये मॉडल खत्म हुआ तब दूसरा मॉडल आया, कौन, रदरफोर्ड। कौन, देखिए रदरफोर्ड क्या बोला कि एटम कैसा है, एक स्फीयर है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, एटम के सेंटर पे खाली एक स्मॉल हैवी पॉजिटिव स्पेस है, और जिसका नाम वो क्या बोला, न्यूक्लियस। यानी एटम के सेंटर पे एक छोटा सा पॉजिटिव स्पेस है, और इस पॉजिटिव स्पेस को हम लोग क्या नाम दिए, न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिए, न्यूक्लियस। बोला देखिए पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सवाल उठा इलेक्ट्रॉन कहां है, न्यूक्लियस के बाहर, और वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इन फिक्स सर्कुलर पाथ में। बस इतना ही याद रखना है। क्या, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए पूरा कंप्लीट मास ऑफ एटम कहां रखा है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन का आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घूमेगा कैसे, जैसे तैसे तो नहीं घूमेगा। तो देखिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखा है दो फोर्स, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूज। जब हम किसी भी बॉडी के सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो वहां दो फोर्स काम करता है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर इसी को आपको चेक करना है, एक छोटा बच्चा या कोई भी उठाइए, उसको घुमाइए,
तो आप फील करेंगे कि बच्चा बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, आप उसको अंदर की तरफ पकड़े। अगर कुछ शैतानी करना है तो जैसे छोड़िएगा बच्चा बाहर जा गिरे, ऐसा करना नहीं है, सुनना है। तो वैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए दो फोर्स लगता है, एक अंदर की तरफ विच इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल, और एक बाहर की तरफ विच इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल। यानी दो फोर्स इसको बैलेंस करके रखा है, किसको? इलेक्ट्रॉन। और कोई भी बॉडी किसी भी दूसरे बॉडी के अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो देयर इज ए टू फोर्स टू बैलेंस, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। हम भी अगर किसी के चारों तरफ घूमेंगे तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से ही बैलेंस होते हैं। अर्थ भी अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। देखिए यही था रदरफोर्ड के। देखिए रदरफोर्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या था? साइज ऑफ न्यूक्लियस बता दिया, कितना एटम का साइज बता दिया। देखिए वो एटम का साइज बताया 10 टू द पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज बताया 10 टू द पावर -15 मीटर अप्रॉक्स। यानी एटम के साइज से 1,00,000 पार्ट छोटा है कौन? न्यूक्लियस का साइज। तो ये था देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को मॉडल पढ़ना है ना, वो है बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए बोर क्या बताया? पहले तो बोर जो थ्योरी दिया वो क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया। ठीक है, वो क्या बताया कि एटम कैसा है, बस इसी के बाद तो बोला, वो भी बोला स्फेरिकल इन शेप, और एटम के सेंटर पे स्मॉल पॉजिटिव स्पेस है, और उस पॉजिटिव स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। देखिए नेक्स्ट क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर कौन रह रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए न्यूक्लियस के बाहर है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। बस इसी के बाद वो अपना जलवा दिखा है। बोला क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। ये नहीं कि जहां तहां जैसे तैसे घूम रहा है, जैसे ट्रेन चलता है, ऐसा नहीं कि ट्रेन जहां तहां चल रहा है, पटरी बना है, ट्रैक बना है, उसी पे ट्रैक पे चल। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ है, तो ऐसा नहीं कि आज गर्मी लग रहा है तो दूर चला गया, कल ठंडा लग रहा था एकदम सन के नजदीक आ गया, ऐसा नहीं। वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ बना है, उसी सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्बिट या सेल, जिसका नाम रखा था वो KLMN डॉट डॉट डॉट। और ब्रेन में बैठा ली ईच ऑर्बिट, हर ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी होगा, फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और फिक्स्ड वेलोसिटी भी है। यानी ईच ऑर्बिट हैव द फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एज वेल एज फिक्स्ड वेलोसिटी। कुछ नहीं बदल सकता, वो फिक्स है कि इतना से इतना डिस्टेंस में ही रिवॉल्व कर सकता है। देखिए हमको कैसे पता चलेगा कौन ऑर्बिट कहां? और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब अब न्यूक्लियस से जितना दूर चलते जाएंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाएगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा सेकेंड, उससे ज्यादा थर्ड, उससे ज्यादा फोर्थ, उससे ज्यादा। इसलिए ऑर्बिट का दूसरा नाम रखा गया एनर्जी लेवल। क्या? एनर्जी लेवल। जैसे आप गेम खेलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 इजी, लेवल 2 उससे हार्ड, लेवल 3 उससे हार्ड, तो इट इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल। अब हमको कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा? बोला हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना आप डिसाइड कर सकते, वो उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा। बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट, किसी भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो हम लोग डिसाइड नहीं करते, वो खुद डिसाइड करता है उसके एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई, जो एक कांस्टेंट है। और याद रखिए ये जो n है वही नंबर ऑफ ऑर्बिट बताए। मतलब अगर ये 1 का मल्टीपल है तो फर्स्ट ऑर्बिट, अगर ये 2 का मल्टीपल आ गया तो सेकेंड ऑर्बिट, 3 का मल्टीपल आ गया तो थर्ड ऑर्बिट, 4 का मल्टीपल आ जाएगा तो फोर्थ ऑर्बिट। यही है n का वैल्यू 1 2 3 4, ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जैसे लिफ्ट में हम लोग चलेंगे तो वहां कभी फ्रैक्शन नहीं दबा सकते, ही नहीं कि बोलेंगे अड़ा तल्ला ले चलिए, तो पटक के मारेगा फिर। देखिए नेक्स्ट क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, रिलीज कब करता है? जब वो अपने पाथ पे घूमेगा तो जितना एनर्जी बन रहा है उतना लॉस हो जाता है। मतलब when it revolve in its own orbit then the electrons cannot release or absorb energy, ना तो रिलीज कर पाएगा ना एब्जॉर्ब कर पाएगा। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स ओनली एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी व्हेन इट जंप
फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, मतलब एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है, बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। और देखिए एनर्जी चेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? E2 माइनस E1। कैसे? E2 माइनस E1, यानी फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना एनर्जी लॉस किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। देखिए इसमें E2 क्या है? फाइनल एनर्जी लेवल, और E1 क्या है? इनिशियल एनर्जी लेवल। सोचिए डेल्टा E का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और उस समय इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, यानी लोअर से जब हायर जाना है तो हमको एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव आएगा कब? जब वो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज। क्या? रिलीज। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन तब उस समय क्या कर रहा होगा? जंप कर रहा है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, यानी ये फिक्स है कि डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव when it absorb energy और इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर, और डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव व्हेन इट रिलीज एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर। देखिए ये है बोर ऑर्बिट का पूरा सिस्टम। ये सबसे पहले सेंटर में कौन रखा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट जिसका नाम K या E1, सेकेंड ऑर्बिट जिसका नाम L या E2, थर्ड ऑर्बिट जिसका नाम M या E3, डॉट 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 डॉट, जितना ऑर्बिट आप ले आ सकते। देखिए जैसे जैसे अब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, यानी E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिक्स एकदम। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? जब फर्स्ट ऑर्बिट का था -13.6, तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिक्स है, -3.4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए। थर्ड ऑर्बिट का कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी देखिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा कब? जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाएगा। इसमें रहने के लिए कितना चाहिए? -3.4। इसमें रहने के लिए हमको चाहिए -13.6। फाइनल से इनिशियल को घटा दिया, यानी इससे अगर सोचिए यहाँ 100 किलो जूल या 50 किलो जूल, तो 100 में से 50 में आना पड़ेगा, यानी 50 किलो जूल रिलीज। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा रैंक 10 में अच्छा तक 11-12 में खराब हो जाए, मस्त पबजी के लिए घूमिए फिरिए, रील चलाइए, क्रिस का गाना सुनिए। और अगर चाहते नहीं और अच्छा हो जाए तो हमको लोअर एनर्जी से कहां जाना होगा? हायर एनर्जी। तब डेल्टा ई का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी when the electron jump from the lower energy to higher, then its delta is equal to positive, or when it jump from the higher orbit to lower, then its delta is equal to negative. देखिए ये तीन मॉडल ऑफ एटम है जो आप लोग को पढ़ना है। पहला कौन बताया? थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा बोर मॉडल। तो देखिए इसी तरह से आपको इस सीरीज चलेगा। सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना मॉडल ऑफ एटम था वो सारा वीडियो डाल। देखिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का जितना पार्ट है वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।